क्योंकि इसमें ना ट्रस्ट एक बहुत मेजर इशू है कि स्टूडेंट हैव टू ट्रस्ट यू। 2021 से क्योंकि ऑफलाइन वाज नॉट वर्किंग आउट, स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग टू द सेंटर्स एंड ऑल, तो 2021 से ऑनलाइन में शिफ्ट किए। खुद की लीड जनरेशन आप नहीं करते हो, आप सिर्फ कोल्ड कॉलिंग करवा के एडमिशन करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं। टायर जो 70% बिजनेस है वो लीड्स जनरेट करके किया जाता है। तो राइट लीड्स, राइट टीम, राइट ट्रेनिंग, अगर ये तीनों चीज को हमने क्लब कर लिया, रिजल्ट स्टार्ट्स हैपनिंग। बड़े जो टॉप 50 ब्रांड है, हर कोई चाहता है उसका ड्रीम कॉलेज में मिल जाए, बट मिलता नहीं है। We are very happy with what you have delivered, and I hope you help all the education institutions in coming future also to shape up their funnel creation and value creation. So, welcome to our podcast series, Empowering You by MediaGut. Today, we have with us an extraordinary in the field of guiding and consulting. Coming from a humble background, today he is running an Apna MBA with 15,000 plus students guided till date and growing exponentially in different cities pan-India. Mr. Praveen Agarwal is an MBA admission consultant and has been associated with the education ecosystem for more than a decade. तो आज जिससे हम बात करने जा रहे हैं, इन्होंने ऑलरेडी 15,000 से ज्यादा बच्चों को कंसल्टिंग काउंसलिंग दे रखी है और उनके करियर बनाने में उनकी हेल्प की है। तो डेफिनेटली इनके पास तो बहुत ज्यादा ज्ञान होगा जो हमें हमारी बिजनेस में, हमें हमारी लाइफ में एक्सेल करने में हेल्प कर सकता है। सो मिस्टर प्रवीण, वी आर सुपर एक्साइटेड टू हैव यू फॉर इंसाइटफुल डिस्कशन अराउंड सीकिंग काउंसलिंग फॉर करियर ग्रोथ इन डिजिटल एरा। तो प्रवीण जी, ये बताइए सबसे पहले कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, मतलब कैसे आप काउंसलिंग में आए? क्योंकि मतलब एमबीए करने के लिए लोगों को पता है, एमबीए करने के बाद एक फाइनेंस में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, बीबीए करेंगे तो ये करेंगे, बीटेक करेंगे तो ये करेंगे, लेकिन काउंसलिंग का कोई डिग्री नहीं आती है। तो मतलब कैसे ये स्टार्ट हुआ प्रवीण जी? थैंक यू पंकज जी फॉर द इंट्रोडक्शन। सो जैसे आपने कहा, मैंने खुद अपना बीटेक किया हुआ है और एमबीए भी किया हुआ है। तो ये जो जर्नी होती है ना बीटेक कॉलेज सर्च करने की और एमबीए कॉलेज सर्च करने की, बहुत टफ है, बहुत कम्बरसम है और बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि आजकल इतने सारे एमबीए कॉलेजेस हो गए हैं। तो हाउ टू डिसाइड कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, क्योंकि सारे कॉलेज तो कहते हैं वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और ऑब्वियसली उसमें कुछ तो सच्चाई है, कुछ सच्चाई नहीं भी है। तो ऐसे में बच्चे नो गेट लॉस्ट एंड ऑनलाइन के जमाने में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा सकता है। सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा डेटा को एग्जैजरेट करके बताया जा सकता है, जिसमें कि कुछ सच्चाई होती है, कुछ सच्चाई नहीं होती है। तो जब मैंने अपना एमबीए किया था, तो उस टाइम पे मैंने बहुत डिफिकल्टी फेस की थी टू सिलेक्ट द राइट एमबीए कॉलेज। ओके। और जब मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट वगैरह के लिए हम अप्लाई करते थे। उस टाइम प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे हमें चाहिए था वैसे नहीं मिला। तो एमबीए कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सोचा ये एक्चुअली एक नेशनल वाइड प्रॉब्लम है। अगर इस फील्ड में काम किया जाए टू हेल्प स्टूडेंट्स फॉर सिलेक्टिंग द राइट एमबीए कॉलेज, तो डेफिनेटली एक स्कोप है बिजनेस करने का इसके अंदर। एंड धीरे धीरे हमें 10 साल लगे, तो वी आर स्टिल इन दिस एडमिशन इंडस्ट्री। और जैसे हमने कहा, 10 to 15,000 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड इन अ वेबसाइट इन लास्ट 10 years, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें हमारे गाइडेंस के थ्रू से एडमिशन लिए। एंड ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो ये था हमारा बैकग्राउंड कि मैंने खुद फेस किया डिफिकल्टी, और फिर हमने कमिट किया कि ओके, लेट्स ट्राई टू हेल्प स्टूडेंट्स इन गेटिंग इनटू द राइट फिट बिजनेस स्कूल। ओके। सो मतलब स्टार्ट की कौन सी ईयर की बात होगी जब आपने एमबीए अपना कंप्लीट किया था? वैसे मैंने 2009 में कंप्लीट किया। तो 2009 में ही आपने सोच लिया था कि अब मैं काउंसलिंग, पहले आपने कुछ जॉब कंप्लीट करने के बाद मैंने 2-3 साल फिर फैमिली बिजनेस था, जॉब किया 2-3 साल। तो 2-3 बिजनेस भी स्टार्ट किए जो कि सक्सेस नहीं हुए थे। हमने आईएमएस कोचिंग सेंटर का फ्रेंचाइजी लिया था, हमने एरोगाइड का लिया था, खुद का भी हमने इंस्टीट्यूट रन किया था। तो वो सब सक्सेस नहीं भी हुए थे क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। तो प्लस फैमिली बिजनेस से है तो करना तो बिजनेस ही था, वो माइंड में बहुत क्लियर था। तो 2-3 साल के बाद 2013 में हमने ना स्टार्ट किया कि चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू आवर ओन एडमिशन बिजनेस, कंसल्टिंग बिजनेस, एडमिशन बिजनेस। तो इस तब हमारे 2013 से शुरुआत एक तरीके से।
2013 से आपने शुरुआत की। हाँ। तो शुरुआत में कैसे स्टार्ट किया, मतलब कितने जनों की टीम थी, कैसे आपने उसको? ये पहले तो बस 2-3 लोगों की टीम से शुरुआत हुई थी। इसमें हमने हमारा वेबसाइट को पहले एक बनाया, अपना MBA.com, बहुत थॉटफुली हमने नाम रखा था अपना MBA.com, ताकि स्टूडेंट कनेक्ट कर सके, यू नो, क्योंकि इसमें ना ट्रस्ट एक बहुत मेजर इशू है कि स्टूडेंट हैव टू ट्रस्ट यू। तो इसलिए हमने बहुत थॉटफुली एक लोगो भी डिजाइन किया, वेबसाइट भी डिजाइन किया, ताकि स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हो, हमारी बात से कनेक्ट हो। वेबसाइट डिजाइन किए थे 2013 से, और फिर 2-3 लोगों की टीम से शुरुआत किए थे। और उसके बाद हम लोग 20 से 25 मेंबर की टीम पे आज हैं। तो टीम साइज बहुत बड़ी नहीं है, इसी टीम साइज के अंदर हम लोग काम करते हैं आज तक। ओके। धीरे धीरे करके ग्रो हुआ। लास्ट 4-5 साल में हमने काफी अप्स एंड डाउन देखा। कोविड के एक बहुत ही बड़ा पीरियड था जिसमें कि काफी चेंजेस करना पड़ा ओवरऑल सारी चीजों में। सो बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी, 10 years वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। ओवरऑल हमने ये समझ में आ गया कि काउंसलिंग किसे कहते हैं, हाउ टू डू काउंसलिंग। और फिर ऑनलाइन के जमाने में पूरे की पूरी गेम है शिफ्टेड फ्रॉम ऑफलाइन टू द ऑनलाइन थिंग। अच्छा, पहले आप ऑफलाइन काउंसलिंग किया करते थे? यस यस, ऑफलाइन सेंटर्स थे हमारे, हम अलग अलग जगह पर जाके काउंसलिंग सेंटर्स रन करते थे। पहले कैंपेन्स करते थे, स्टूडेंट्स आते थे एक जगह पे, 10, 15, 20 पीपल विल कम, वहां पर हम काउंसलिंग करके 1-to-1 करते थे पहले। तो वो अलग अलग सिटीज में जा जाके? हाँ ओके ओके ओके। तो मतलब आप, मतलब मान लो 2 दिन एक सिटी में, फिर 2 दिन हाँ दूसरी सिटी में, फिर हाँ, 2 दिन तीसरी एक एक सिटी दिन करते थे, एक एक दिन ही। में। तो हम पहले ऑफलाइन में भी थे, और बाकी टेलीफोनिकली हो जाता है, सारा का सारा कॉलिंग करके काम होता था। बट धीरे धीरे करके जब सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रांग हुई, आप मान सकते हो पोस्ट कोविड ही शुरू हुआ 2020 के बाद से, ये डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग की शुरुआत हुई। और उसके पहले 2014 से लेकर 2020 तक जो 6-7 साल का पीरियड था, अ, उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स था काफी। अच्छा अच्छा। तो ये बात से प्राइमरीली 90-95% ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया पूरा कंप्लीट। एक चीज ये मतलब नजर आ रही है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी, जो काउंसलर्स हैं, जो काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके पास आज भी डिजिटल सेटअप नहीं है। मतलब आज भी वो कुछ कुछ ऐसे हैं जो एड्स नहीं रन करते। तो आपने कब से इसको स्टार्ट कर दिया था कि हाँ, ये मेरा फुल फ्लेज, जो आपके पास जो लीड्स हैं वो ऑनलाइन जनरेट कर रहे थे, ये आपने कब से स्टार्ट कर लिया था? 2021 से पोस्ट कोविड हमने रियलाइज किया। कोविड में तो हमारा काफी डिफिकल्ट था उस पीरियड में, क्योंकि MBA कॉलेज के एडमिशन ही नहीं हो रहे थे उस पीरियड में, और 2021 में बहुत डिफिकल्ट थी। तो हम लोग ने कम्प्लीटली शिफ्ट किया टुवर्ड द ऑनलाइन थिंग 2021 से, क्योंकि ऑफलाइन was not working out, students were not coming to the centers and all। तो 2021 से ऑनलाइन में शिफ्ट किए। और कई लोग हैं जो इसको अडाप्ट नहीं कर सके, लीड जनरेशन, फिर लीड नर्चरिंग, और वो सब चीज हमें भी 2 साल लग गया, 2021-2022 एक्चुअली लग गया उस चीज में अडाप्ट होने में। बट अगर अडाप्ट नहीं होते तो हम सस्टेन नहीं कर पाते। सो हमने भी अडाप्ट किया। और अगर अपने खुद की लीड जनरेशन आप नहीं करते हो, आप सिर्फ कोल्ड कॉलिंग करवा के एडमिशन करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो वो हमने, हाँ, वो काम रिजल्ट कभी देता ही नहीं है। तो 2021 और 2022 वो 2 साल का लर्निंग फेज था। लर्निंग तो अभी भी कर ही रहे हैं, बट 2022 में हमने कहीं ना कहीं चीजों को पकड़ लिया, खुद का लीड जनरेशन किया, नर्चरिंग वगैरह किया, एंड देन एक ऑनलाइन सेटअप बिठाया, और फेसबुक मेटा एड्स रन किए, एंड देन कुछ गूगल एडवर्ड्स भी रन किए, कुछ कॉलेज स्पेसिफिक कैंपेन्स रन किए, एंड देन लीड्स जनरेट किए, हमारी टीम को लीड्स मिल रही हैं, एंड देन एडमिशन हैपनिंग। तो आज के टाइम में आप अपने बिजनेस में डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग को कितना डिपेंडेंस मानोगे आज के टाइम में? सो तो एंटायर जो 70% बिजनेस है वो लीड जनरेट करके किया जाता है। 70 to 80% डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। खुद की क्वालिटी लीड जनरेशन पे पूरा का पूरा एंटायर गेम है। और सेकंड है टीम, राइट लीड्स, राइट टीम, ये दो ही चीज का बिजनेस है एंटायरली। और अगर आपको इतने सारे एक सीजन में हम करीबन 3 से 4 हजार बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, तो इतने लेवल पे अगर चीजों को करना है, तो आपके पास अगर लीड्स नहीं होंगी तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो इसीलिए क्वालिटी लीड जनरेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट,
and then your team has to be of good quality. That is right training. तो right leads, right team, right training. अगर ये तीनों चीज को हमने क्लब कर लिया, result starts happening. ओके, ग्रेट ग्रेट। और मुझे थोड़ा सा ये बताओ, सब कॉलेजेस बोलते हैं बेस्ट है, सब कॉलेजेस बोलते हैं बेस्ट है, और आप आजकल बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हो, तो आप क्या देखते हो, मतलब बच्चे को कैसे बोलते हो? क्योंकि बच्चे के अंदर भी एक डाउट होता है कि ये मतलब एज अ कंसल्टेंट ये बोल रहे हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, हो सकता है इस कॉलेज से इनको कमीशन ज्यादा मिलता हो या कुछ ऐसा मिलता हो, इसलिए ले लेते हो। तो ऐसे में कैसे आप उसको बैलेंस आउट करते हो, कैसे मैनेज करते हो? मतलब एक्चुअली काउंसलिंग है क्या, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। तो चीजें तो सिंपल नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि हम करते क्या हैं। तो व्हाट वी आर इनटू काउंसलिंग बिजनेस, वी आर इनटू एडमिशन बिजनेस, एंड एमबीए कॉलेजेस हमारे क्लाइंट्स हैं, एंड वी ऑल्सो केटर टू द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम पैसा चार्ज नहीं करते हैं, हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं जिनको हमारी जरूरत है फॉर डिसाइडिंग विच इज द राइट फिट एमबीए कॉलेज फॉर देम। कॉलेजेस हमने इन 10 सालों में, हम 10 साल लग गए, शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं कुछ 20 से 25 बढ़िया वाले कॉलेजेस विच आर एक्चुअली गुड। ओके, तो 10 साल लग गए इसको शॉर्टलिस्ट करने में। विच आर एक्चुअली गुड का मतलब डेफिनेशन की वो एक बहुत लंबा डिस्कशन है कि व्हाट इज अ गुड कॉलेज। Placements is a important factor, is one of the important factors. Other important factors are also to be considered. Plus हर साल कॉलेजेस की फीडबैक बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 2023 में अच्छा कॉलेज था तो 24 में वही बढ़िया है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर कई कॉलेजेस अपने सीट्स भरने लग जाते हैं। जिसके पास 300 सीटें थी इस समय वो 600 सीट कर रहा है, और 600 स्टूडेंट्स अगर इनटेक इनपुट बढ़ा रहा है तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इनपुट गिर जाता है, ऑब्वियसली फिर प्लेसमेंट पे वो इफेक्ट आता है। तो ना इट्स अ वेरी विशियस साइकिल। आपका लीडर का विजन क्या है उस कॉलेज का बहुत मैटर करता है। वो लीडर एजुकेशनिस्ट है क्या, इज इट फ्रॉम द एजुकेशनल बैकग्राउंड और फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, और फ्रॉम रियल एस्टेट बैकग्राउंड वाले बहुत सारे हैं जो एमबीए कॉलेज खोल लेते हैं। तो वो कॉलेजेस कभी भी 2-3 साल से ज्यादा टिक नहीं पाते। तो हमने इन 10-11-12 सालों में बहुत सारे जर्नीज को देखे, कॉलेज आते हुए जाते हुए, इन सबको भी देखा है। और हमारा व्हाट वी आर इनटू काउंसलिंग बिजनेस। हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा बेस्ट एमबीए कॉलेज है। मतलब क्या इसका कि हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग है। पहले तो बच्चे का बजट अलग है, कईयों को 3-4 लाख में चाहिए, कईयों को 5 से 7 लाख में एमबीए कॉलेज चाहिए, कईयों को 10 से 12 लाख में एमबीए कॉलेज चाहिए। सो ये पॉइंट है। अब उसके बाद स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे करके 15 स्पेशलाइजेशन होता है। हर स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग कॉलेज है। कौन सा स्पेशलाइजेशन, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, प्लस कौन से लोकेशन में, क्योंकि कॉलेज आर इन मुंबई, पुणे, देन दिल्ली, देन नोएडा, गुड़गांव, देन देहरादून, देन लखनऊ, देन इफ यू सी ईस्ट कोलकाता में है, भुवनेश्वर में है, रांची में है। इफ यू कम टू हैदराबाद में है, देन बैंगलोर में है, चेन्नई में। सो देयर आर डिफरेंट कॉलेजेस इन डिफरेंट सिटीज। एक स्टूडेंट कंप्लीटली कंफ्यूज रहता है कि मुझे मेरे लिए बेस्ट फिट कॉलेज कौन सा है। क्योंकि जाना तो सर हर कोई IIM जाना चाहता है, IIM, SPJ, नरसिंह, FMS, NI, IIFT, बड़े जो टॉप 50 ब्रांड है, हर कोई चाहता है उसका ड्रीम कॉलेज में मिल जाए, बट मिलता नहीं है क्योंकि कैट जैट की क्राइटेरिया है, मैट की क्राइटेरिया है। तो हमारा काम क्या होता है, हम स्टूडेंट के प्रोफाइल के हिसाब से, उनके लोकेशन के प्रेफरेंस के हिसाब से, कौन से 4 से 5 बेस्ट फिट एमबीए कॉलेजेस हैं जहां उनका एडमिशन हो सकता है, वो हम उनको रेकमेंड करते हैं। उसमें फिर हम उनके एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं। ओके, और फिर स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि उनमें से कौन सा उनको बेस्ट लगे। तो डिसीजन पूरा स्टूडेंट का ही, स्टूडेंट को ही होता है, आप गाइड करते हो जितना कि भाई ये 2-3 फैसिलिटेट करते हैं उनका एडमिशन प्रोसेस, फ्रॉम काउंसलिंग टिल द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, टिल द GD एंड PI कोऑर्डिनेशन, इंटरव्यू करवाना, ऑफर लेटर जनरेट करवाना, एंड देन उनका एजुकेशन लोन क्लियर करवाना। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद भी लोन का एक प्रोसेस रहता है, वो भी उस इंटायर प्रोसेस में हम बच्चों की जहां तक वो हेल्प करते हैं।
और एडमिशन के बाद भी अगर कॉलेजेस में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमें ही कॉल करते हैं, तो वी ट्राई टू गेट इट करेक्टेड बाय स्पीकिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ दैट कॉलेज। आपको मतलब जैसे आपने बताया कि काफी सारे आज के टाइम में सब बेस्ट कॉलेजेस बता रहे हैं, तो ऐसे केस में आजकल बच्चों के साथ क्या ऑनलाइन मिसहैप्स हो रहे हैं ड्यू टू, अपन मार्केटिंग के थ्रू भी कह सकते हैं, ड्यू टू मार्केटिंग, व्हाट आर द ऑनलाइन मिसहैप्स हैपनिंग टू स्टूडेंट्स? सो इसमें क्या होता है कि आजकल कॉलेज में इतने सारे कॉलेज बढ़ गए हैं, तो कॉलेजेस आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट ईच अदर, तो इसीलिए मिसहैप तो नहीं बट मिस गाइडेंस हो रही है स्टूडेंट्स की, एंड मिस सेलिंग हो रही है। कॉलेजेस एग्जैजरेट करके अपना डेटा बता रहे हैं, अपने एवरेज प्लेसमेंट्स को 8 लाख से लेकर 15 लाख तक पहुंचा चुके हैं, जो कि फैक्ट नहीं है, गलत है। और स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है कॉलेज में जाने से पहले कि जब वो कॉलेज में जाता है वो रियलिस्टिकली देखता है कि एक्चुअल में 5 से 7 लाख का ब्रैकेट होता है फ्रेशर के लिए, वो रियलिस्टिक फिगर है, 5 लाख से 8 लाख। एक फ्रेशर को कोई भी कंपनी 40,000 रुपए से ज्यादा इतनी जल्दी से नहीं देती है, करेक्ट। लेकिन स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन हो जाता है 10-10 लाख का, क्योंकि कॉलेज ने उसको एडमिशन से पहले वो कमिट कर दिया होता है। तो वहां पर एक रियलिस्टिक गैप आता है, क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशंस मार्क आती है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा गैप है कि कॉलेज ने मिस सेलिंग किया, गलत बोला और गलत फिगर दिखाए, गलत प्लेसमेंट पैकेजेस बताए, वेबसाइट में मेंशन है कई सारी चीजें जो कि फैक्ट नहीं है, फिर स्टूडेंट को वहां धीरे 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 रियलिस्टिक चीजें पता चलती है, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत दुख पहुंचता है। तो और यही वो है। किसी का फिर वो कॉलेज बेकार है, कॉलेज अच्छा नहीं है, और वो साथ साथ एंड दिस कॉलेज पीपल, दे आर मैनेजमेंट पीपल, उनको पता है स्टूडेंट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको स्टूडेंट कॉलेज को पता है कैसे स्टूडेंट्स को प्रेशर दिया जाए। स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल भी किया जाता है कई कॉलेज में कि अगर आपने गलत बोला हमारे बारे में तो आपको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगी, आपको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। तो ये भी कई सारे कॉलेजेस अपने टेक्निक्स लगाते हैं फिर एडमिशन। तो देखिए ये एक ऐसा गेम बन गया है, इसे एक विशेष सर्कल है। एडमिशन करने तक कॉलेज वाले बहुत तारीफ करते हैं अपनी आप की, सारे कंसल्टेंट इंडिया में 1,000 कंसल्टेंसीज हैं, और वो सब बच्चों को कॉल कर करके गलत डेटा देते हैं, गलत फिगर्स देते हैं। हम भी कहीं ना कहीं वही चीज करते हैं कि हम कॉल्स करके बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं, हम भी अपनी लीड जनरेशन करते हैं। बट एक डिफरेंट चीज यही है कि हम जहां तक हो सके कोशिश करते हैं, जेन्युइन रहने की कोशिश करते हैं फिगर्स बताने में बच्चों को, डेटा और फिगर फिगर्स, बताते हो कि देखो ये अगर रियलिस्टिक फिगर 5 से 8 लाख है। ये आपको 5 लाख या 8 लाख ही देंगे, हाँ, वो आप उसको पूरा हर स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि रियलिस्टिक फिगर जो है ये है। बाकी अगर आप टॉप 10% और 20% में आते हो तो आपको 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख कुछ भी मिल सकता है। वो तो फिर कंपनी अगर आई है और आपने इंटरव्यू क्रैक किया है तो कंपनी का जो भी ऑफर है वो तो आप लेके क्रैक कर ही सकते हो। बट ये सोचकर मत जाओ कि आप 10 लाख का पैकेज लेकर ही निकलोगे केवल, ये रियलिस्टिक फिगर नहीं है। जो भी स्टूडेंट को बोलता है हाँ सर बात सही है, जैसे मेरे हाथ में ही है, कॉलेज तो ना मुझे प्लेसमेंट करके देगा। ठीक बात है, ठीक बात है। कोशिश तो करते हैं चीज बोलने की, बट बच्चे ये ना सुनना नहीं चाहते हैं। बच्चे वही चीज सुनना चाहते हैं जो कॉलेज वाले उनको बता रहे हैं, क्योंकि वो हवा में रहना चाहते हैं। वो पसंद करते हैं कि सर हमें 10-10 लाख का पैकेज बताओ, हमें भी 10 लाख वाले कॉलेज में ही जाना है। अब उनकी एक्सपेक्टेशन वही टूटती है जब वो कॉलेज में जाते हैं। तो अब हमें ना वहाँ बैलेंस रखना पड़ता है, बताना तो पड़ता ही है कि रियलिस्टिक देखो 5 लाख to 8 लाख है, और बाकी इससे ऊपर पैकेज मिलता है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। तो मतलब एक एमबीए कॉलेज सिलेक्ट करना अपने आप में आसान काम नहीं रह गया है, जहां पे इतनी हैवी मार्केटिंग हो रही है और इतने सारे कॉलेजेस आ गए हैं, और उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत कंफ्यूजन। तो आपने जैसे एवरी ईयर आप अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चों का ऐसे मतलब सिलेक्शन हो जाता है, मतलब फाइनल जैसे आप 5,000 काउंसलिंग करते हैं तो 5,000 में अप्रोक्स नंबर कितना, 400 to 500। मतलब 500 बच्चे आप किस देते हो? तो देखिए अल्टीमेटली बिजनेस तो हमारा भी है। सो वी ट्राई टू गिव जेन्युइन इंफॉर्मेशन टिल द एक्सटेंट पॉसिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स को हम ओपन रखते हैं कि आप डिसाइड करो। हमारे साइड से रिकमेंडेड ये 4-5 कॉलेजेस हैं, तो स्टूडेंट्स भी अपनी रिसर्च खुद भी करता है,
उसके जो फ्रेंड्स हैं जहाँ गए हुए हैं उनसे वो फीडबैक कलेक्ट करता है। तो हमारी एक बहुत बड़ी सर्विसेज में एक सर्विस ये भी है कि हम स्टूडेंट्स को ना एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से ही बात करवा देते हैं हम्म। जो उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो। ओके। मान लो एक कॉलेज है अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर में, तो हम्म। अब स्टूडेंट्स को अगर अलायंस यूनिवर्सिटी या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में जाना है तो तो उसको मिक्स रिव्यूज मिलते हैं, हर कॉलेज के मिक्स रिव्यूज हैं। तो हमारी एक सर्विसेज में ये सर्विस भी है, अगर आप अपना एमबीए के प्लेटफॉर्म के थ्रू से किसी भी बिजनेस स्कूल में अप्लाई करते हो हम्म। तो आपको हम ना उन स्टूडेंट से बात करवाएंगे जो वहाँ पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे हैं, ताकि आप एक जेन्युइन पर्सपेक्टिव कलेक्ट कर सको स्टूडेंट्स। ओके। और उससे ना स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं कि हाँ एक्चुअली हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। तो अगर मैं काउंसलिंग बिजनेस की बात करूं, आज के टाइम में अगर किसी को काउंसलिंग बिजनेस बनाना हो, जैसे आपने 10 साल में बनाया, बहुत अच्छा बिजनेस बनाया, और 500 अगर बच्चे आप भेज रहे हो, तो मेरे हिसाब से इसका नंबर भी बहुत अच्छे फिगर्स में ही होगा। बट अगर आज के टाइम में अगर किसी को काउंसलिंग बिजनेस बनाना हो तो उसको किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? आसान, ये पहली बात तो ये आसान बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमें बहुत साल लग गए हैं। और इसमें आपको अ, सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा 2-3 साल का, क्योंकि एडमिशन बिजनेस जो है 3-4 महीने का ही होता है फ्रैंकली, अप्रैल मई जून जुलाई। ओके। और ये 3-4 महीने का बिजनेस से जो भी रेवेन्यू बनता है वो आपको साल भर के खर्चे उठाने होते हैं। ओके। तो ये टफ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, फंड मैनेजमेंट का डिसिप्लिन चाहिए। हाँ उसके अलावा ये भी है, आपको इन 4-5 महीने में इतना रेवेन्यू जनरेट करना होता है कि आपका साल भर का एक्सपेंसेस उठा सकें आप। ये भी है क्योंकि साल भर का बिजनेस नहीं होता है इसमें, 4-5 महीने बिजनेस होता है। ओके। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको एक बहुत ही अच्छी सॉर्टेड एक्सपीरियंस्ड काउंसलिंग टीम बनानी पड़ेगी, कम से कम 10 लोगों की। आप 2-4 लोगों से कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये 10 लोगों की टीम को हायर करना, उनको ट्रेन करना, उनको राइट डायरेक्शन देना, और ये 3-4 महीने के लिए तैयार करवाना, पूरे साल भर के पीरियड में फिर वेट करना होता है। तो ये एक बहुत ही डिमांडिंग चीज है क्योंकि 4 महीने में काफी प्रेशर भी रहता है। तो हायरिंग अ टीम, ट्रेनिंग देम, रिटेनिंग देम इन इटसेल्फ इज अ वेरी टफ टास्क। सेकेंड, फंड्स मैनेजमेंट, क्योंकि फंड्स मैनेजमेंट आप जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हो आपको एक सीजन के बाद, एक साल के बाद जनरेट होता है। तो यू हैव टू वेट फॉर 1 फुल ईयर फॉर दैट रेवेन्यू कलेक्शन। तो इट्स अगेन, बच्चे तो फीस हाथों हाथ जैसे पे करते हैं ना? नहीं पे करते हैं हाथों हाथ। नहीं, जैसे जैसे नहीं, को एडमिशन तो लेना बस एक बुकिंग अमाउंट डालते हैं कॉलेज में, एंड उसके बाद वो सितंबर अक्टूबर से क्लास स्टार्ट करते हैं, जुलाई जुलाई से। उसके बाद धीरे धीरे करके पेमेंट करते हैं नवंबर दिसंबर तक, तो वहां तब जाके दिसंबर तक आपका रेवेन्यू आता है। ओके। ओके। ये चैलेंज है। तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस है बिजनेस में, अनलेस एंड अनटिल आपके अंदर बहुत धैर्य होना चाहिए। तो और यस, कॉलेज देखो, कॉलेज दुनिया, शिक्षा.com, एमबीए यूनिवर्स जैसे कम से कम 10 बड़े पोर्टल्स फंक्शन कर रहे हैं इसी मॉडल में। वो 10-10 हजार एडमिशन कर रहा है, ओके। 10-10 हजार एडमिशन कर रहा है एक साल का। कोई, कईयों का मॉडल है सिर्फ लीड जनरेट करते हैं और कॉलेज को सेल करते हैं, कुछ मॉडल वो है। कुछ मॉडल है कि कॉलेज के लीड्स भी प्रोवाइड करते हैं हर कॉलेज को, एंड देन बिजनेस यानी एडमिशन भी प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड है कि ओनली एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। फिर 3 अलग अलग मॉडल्स है बड़े बड़े पोर्टल्स की, एंड वो 10-10 स्टेज आपका इनकम या कमीशन उस पर। हाँ हाँ, अलग अलग कॉलेज के अलग अलग कमीशन होते हैं, अलग अलग इंसेंटिव्स होते हैं। तो इसीलिए कई सारे कंसल्टेंसीज जो अनऑर्गेनाइज जिसको बोलते हैं सेक्टर, यही 80% सेक्टर अनऑर्गेनाइज है आज भी, क्योंकि पूरे इंडिया में कम से कम 2-3 हजार कंसल्टेंसीज होंगे जो अपनी अपनी ऑफिसेस चला रहे हैं, बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, पर वो गाइडेंस के नाम पे गलत कॉलेज गाइड कर देते हैं, तो उनको तो हम क्या ही बोले। और बड़े बड़े पोर्टल्स जो हैं उनकी गाइडेंस से ज्यादा उनका है कि स्टूडेंट मार्केटिंग एंड सेलिंग, हाँ, सेल्स एंड मार्केटिंग, दैट्स इट। कोई काउंसलिंग नहीं है उसमें। हमारी ऑफिस, हमारी अपना एमबीए में
जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ये है कि हमारी काउंसलिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने की सेल्स एंड मार्केटिंग। काउंसलिंग में हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, इसीलिए हम लोग का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर गूगल मीट्स होता है। हम हर स्टूडेंट गूगल मीट पे इनवाइट करते हैं, वो उसमें बुलाकर बच्चों को समझते हैं। 30 मिनट्स की काउंसलिंग होती है, वो भी फ्री की। एंड देन उसमें स्टूडेंट अगर सेटिस्फाइड है, उसको हम 4-5 कॉलेज रेकमेंड करते हैं, उसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करवाते हैं। उसमें उनको जो बेनिफिट दे सकते हैं, लाइक 0 एप्लीकेशन कॉस्ट, 50% रिडक्शन एप्लीकेशन कॉस्ट, कुछ एडिशनल स्कॉलरशिप्स हमारे साइड से, कुछ रेफर एंड प्रोग्राम्स, ये 3-4 चीजें हमारी होती हैं टू सो दैट हम भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकें। तो हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है हमारी काउंसलिंग, गूगल मीट पे लाकर स्टूडेंट को हेल्प करना, प्लस उनको एक डायरेक्शन देना। तो कई स्टूडेंट्स हमको बहुत अमेजिंग गूगल रिव्यूज देते हैं जाकर कि रियली थैंक्स अ लॉट। स्टूडेंट्स का क्या रीजन होता है कि मतलब उनको काउंसलिंग लेनी है जब सारा डेटा ऑनलाइन ही अवेलेबल है वैसे? तो बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल है, इसीलिए वो कंफ्यूज रहते हैं फिर कि इतना डेटा के बीच में जब सारे कॉलेज क्लेम कर रहे हैं मेरा 10-10 लाख का एवरेज पैकेज है, तो सर किस कॉलेज में जाऊं मैं? सारे कॉलेज बोल रहे हैं 10 लाख का एवरेज पैकेज, जबकि रियलिटी नहीं है। 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए सैलरी एक फ्रेशर को नहीं मिलती है। नहीं। ये तो रियलिटी है। आज हम भी रिक्रूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम 20,000 से 50,000 का रेंज रहता है मैक्सिमम। तो हम भी एमबीएस को हायर करते हैं तो 30-35 हजार। पॉइंट यही है कि कॉलेजेस वाले इतना बड़ा बड़ा कमिट करते हैं, वो तो सच होता नहीं है। सेइंग दैट कुछ कॉलेजेस हैंडपिक कॉलेजेस हैं जहां पर 8 लाख का एवरेज पैकेज भी होता है, 9 लाख का भी होता है, और कुछ बड़े ब्रांड्स तो डेफिनेटली हैं। जैसे कि कोई ऐसे 2-3 नाम चार? इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ एवरेज पैकेज काफी अच्छा है। तो हम लोग मैट के स्टूडेंट्स को केटर करते हैं, द कॉलेजेस विच आर अंडर मैट। तो जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर हो गया, उसका जो मेन कैंपस इट्स अमेजिंग। एक्सएम जेवियर्स बैंगलोर अमेजिंग, आईएसएमई बैंगलोर इट्स अमेजिंग, क्योंकि उसका जो ओवरऑल जो जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है वो उन्होंने पूरे एडुकेटर्स ने बनाया है, यानी ऑल द आईआईटी आए फाउंडर्स एंड फॉरेन से रिटर्न होके आए फाउंडर्स। तो उनके जो, आप अगर एक कॉलेज को सिलेक्ट करना देखना चाहते हो एक अच्छा कॉलेज, उसके फाउंडर्स को स्टडी करना चाहिए। तो ये जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एक्सआईएमई, आईएसएमई बैंगलोर, ये सब ऐसे ही कॉलेजेस हैं जो कि सालों से 15-15, 20-20 सालों से एजुकेशन लाइन में है और एक अच्छी सर्विस डिलीवर करते आए हैं। वैसे पुणे में देखेंगे, मुंबई में देखेंगे तो वेलिंकर है, बहुत बढ़िया ब्रांड है। आईटीएम नवी मुंबई है, अच्छा ब्रांड है। बट सबका होता नहीं है वेलिंकर जैसे ब्रांड्स में। तो उनके उसके बाद के जो नेक्स्ट बेस्ट बिजनेस को है वो अपने को देखना होता है। जैसे पुणे में कई सारे बड़े कॉलेजेस हैं, एनआईबीएम है, डीवाई पाटिल है, मैक्सिकन माइल, इसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए हैं, ये शॉर्टलिस्टेड कॉलेजेस हैं जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स को एक 7 लाख से 10 लाख का एवरेज पैकेज दे देते हैं। ओके ओके। आपकी कुछ मतलब है काउंसलिंग बिजनेस में, और किसी को अगर स्टार्ट करना हो तो मतलब उसको सबसे पहली चीज पेशेंस चाहिए, पेशेंस के बाद। और काउंसलिंग में मतलब आपके जो इस बिजनेस में आपने ऑलरेडी बता दिया मार्केटिंग का जो रोल है 70%। तो डिजिटल मार्केटिंग रन करने के लिए आप खुद भी जैसे कैंपेन्स रन करते हैं या कैसे आप मतलब प्लान करते हैं? हाँ जी, तो बेसिकली अब क्या है कि लीड जनरेट तो करनी होगी कि हमारी जो सर्विसेज है उसको भी लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि वी आर हियर टू हेल्प यू टू सेव योर आइडिया इन फिट कॉलेजेस। तो हमारे गूगल मीट के भी सेशंस हैं, प्लस हमारे सर्विसेज हैं, प्लस स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ रेफर एंड प्रोग्राम्स हैं। ये सारी चीजें जो भी हमारी है, स्टूडेंट्स कैसे जानेगा हमारे बारे में, तो उसके डेफिनेटली हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो करते ही हैं, जिसमें कि हम लीड जनरेट करते हैं, लीड नर्चरिंग करते हैं, उनको फिर कॉल्स करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एंड देन फॉलोअप्स करते हैं। व्हाट्सएप एक बहुत बढ़िया टूल बन गया है आजकल। तो ये सारे के सारे पूरी जो इकोसिस्टम हमने क्रिएट की हुई है, एकदम भी फैंटास्टिक सा बना दिया है, वैसा भी नहीं है। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द वर्किंग मोड। बट लीड जनरेशन के बिना आप कोल्ड कॉलिंग करके कभी भी सक्सेसफुल बिजनेस तो नहीं बना सकते हो। तो लीड जनरेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। राइट एजेंसी को अप्रोच करके आपके स्पेसिफिक कॉलेज स्पेसिफिक लीड जनरेट करके काउंसलिंग करके एडमिशन करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट बन सकता है। तो हमारी entire 70-80% business is dependent on the leads only which we are getting generated, and then उस पे हम नर्चर करते हैं, उस पे हम एडमिशंस। ओके। तो लीड जनरेशन के लिए आपने कौन कौन सी एजेंसीज रख रखी है वैसे? एक तो आप हमारे साथ तो काम कर ही रहे हैं 1 साल से।
तो देखिए हमने भी काफी सारी इसके पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किया है। हमने खुद के भी काफी सारे फेसबुक इन हाउस किया है लीड जनरेशन, क्योंकि हमारे पास इन हाउस टीम थी फेसबुक जो रन करते थे हम लोग पूरे टाइम। एंड तो उसमें चैलेंजेस हमने यही देखा कि वो जो एक्सपर्टीज एक डिजिटल एजेंसी ला सकती है वो हमारे पास मिसिंग था। तो इसीलिए हमने आउटसोर्स किया है। इसके पहले हमने दूसरे 2-3 एजेंसी से काम किया है, तो उन्होंने भी ठीक ठाक अच्छा काम किया था। क्योंकि वेबसाइट को बनाना, वेबसाइट को भी मेंटेन करना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। क्योंकि फिर उसमें कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, उसमें फिर पेमेंट के भी लिंक्स थे, तो वो सारी चीजें भी थी। तो एज ऑफ नाउ आई थिंक इस साल तो हम आप ही के साथ काम कर रहे हैं, है ना पंकज जी? तो आप बहुत सक्सेसफुली जो चीज चल रही है वो लीड्स आ रही है रेगुलर। तो लीड्स जनरेशन हो रही है, नर्चरिंग हो रही है, व्हाट्सएप नर्चरिंग हो रही है, फनल क्रिएशन हो रहा है, एंड देन उसके ऊपर हम जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को हम टच कर रहे हैं, वहां से एडमिशन निकल रहे हैं। तो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी जो भी हमारा काम चल रहा है। एंड बट फेसबुक डज नॉट वर्क लाइक मैजिक, मतलब ये तो बात कहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। मतलब अगर कोई एड कैंपेन स्टार्ट करे तो आपको क्या लगता है उसको कब से रिजल्ट आने चाहिए? लोगों हमें को लगता है कि ये सीरियसली हमें कितना साल, हमने 2022 में किया तो 23 में किया, 24 में तीसरा साल है जबकि हम लीड जनरेशन नर्चरिंग कर रहे हैं। तो मतलब हमेशा ना एक मिक्स फीडबैक ही रहा है। और ये इट इज नॉट वर्किंग एट अ मैजिक, एकदम से आज हमने लीड जनरेशन स्टार्ट किया और एडमिशन हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में पानी की तरह पैसा बहता भी है। अगर आपने उसको राइट तरीके से रन नहीं किया तो बहुत पैसा पानी हो जाता है। So, ऐसा है कि लीड जनरेशन देन नर्चरिंग देन एडमिशन का एक्सपेक्टेशन आप कम से कम 1 से 2 महीने का तो पीरियड मिनिमम है। महीना भर तो लगता है अपने को कैंपेन सेट करने में, क्योंकि सक्सेसफुल क्योंकि लोगों को ये लगता है उन्होंने एजेंसी हायर की, अब 1 महीना हो गया, पैसा लग गया, हमारा रिजल्ट नहीं आया, बंद करो। तो वो एजेंसी आप को एजेंसी मूव करते रहते हैं। अगर 6 महीना हम पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तो फिर कौन सी चीज काम कर रही है? ये कोई एकदम से ऐसा चीज नहीं है कि आपको हमने पैसा दे दिया और आपने कुछ कर दिया, पैसा डाल दिया, फेसबुक से लीड आ गई, ऐसा नहीं है। ये पूरा 6 महीना नहीं, मैं तो बोलता हूँ ये 8-9 महीने चलना चाहिए। 2-3 महीने तो आप अपनी ब्रांडिंग करते रहो और उसके बाद 6 महीना पूरी लीड जनरेशन और नर्चरिंग, 9 मंथ्स का गेम होना चाहिए। 3 मंथ्स आप ऑन ऑफ रह सकते हो, जो सितंबर अक्टूबर नवंबर का पीरियड होता है। उसके बाद दिसंबर से अपने काम शुरू करो, दिसंबर तो पूरा अगस्त तक वापस ये काम चलना चाहिए। और ये पूरा 6 महीने का पेशेंस वाला गेम है। कंटिन्यूस लीड जनरेशन, कंटिन्यूस नर्चरिंग, राइट टीम को राइट लीड्स देना, और लीड जनरेशन करने के लिए भी राइट वीडियोस बनाते रहना, डालते। तो ये पूरा एक काफी डिमांडिंग चीज है। और यस हमारा वही है, एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो 70% इज गुड, 30% इज एवरेज, बिकॉज कभी कई बार लीड्स अच्छी नहीं आती हैं, तो वो मैनेज दैट थिंग। ओके। और अगर आपने जैसे मीडिया वर्ड को हायर किया, तो वैसे एजेंसी, कोई भी अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर एजेंसी फाइनलाइज करे तो उसको क्या सोचना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए? हर चीज पे एक्सपीरियंस, क्या आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का लीड जनरेशन का एक्सपीरियंस है क्या? क्योंकि ये तो डिफरेंट बॉल गेम है। एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए लीड जनरेशन करना और एक रियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लीड जनरेट करना भी डिफरेंट है, क्योंकि मार्केट डिफरेंट है कम्प्लीटली, और आपको एक्सपीरियंस भी डिफरेंट लगेगा। तो मेरे हिसाब से जो हमने जो देखा वो ये था कि आपका बैकग्राउंड ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है, कि यू आर एक्सपर्टीज इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लीड जनरेशन, एंड देन द एंटायर जो इकोसिस्टम बनाया जाता है लीड्स को लाने के बाद, जो फनल क्रिएशन किया जाता है, उसमें ईमेल भी आता है, एसएमएस भी आता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी आती है। तो वो जो नर्चरिंग का गेम है, इसीलिए मैक्सिमम कॉलेजेस अगर खुद की लीड जनरेट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जिस एजेंसी को दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए कि आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ running ads for educational institutions or not. That's a very differentiating factor. ओके। तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से वी आर द राइट फिट फॉर यू। पर आपने हमें कैसे ढूंढा, मतलब आपने हमसे कैसे कनेक्ट हुए? आई थिंक हमने भी आपको कुछ एड्स ही देखा था। ओके। आई थिंक एड्स ही नहीं देखा था, तो हमने भी रजिस्टर किया था व्हाट्सएप पे, और फिर आपका फिर कंटिन्यूसली वो जो नर्चरिंग वाले मैसेजेस और वीडियोस आ रहे थे, तो वो हमने देखा, तो वी अंडरस्टूड कि सेम चीज हमें अपने लिए रेप्लिकेट करना है। और अदरवाइज अगर लीड जनरेट नहीं करोगे आप
तो वर्कआउट तो बिल्कुल नहीं होगा, बट लीड जनरेशन करना सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद नर्चरिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पूरा और उसका फनल सेटअप करना इज इम्पोर्टेंट। तो हमने आप ही को ऐसे ही देखा था कि आप जो इंटायर हम चाहते थे वो आप कर कर रहे थे, तो हमने कहा भाई सेम चीज रिपीट कर दो बस। तो आपके लिए काफी इजी रहा। और हम भी आपको काफी 2-4 बार काफी अप्रोच किए, तो आई थिंक बिजी थे, तो हमें एक्चुअली काफी फॉलो अप करना पड़ा, तब जाके आप अवेलेबल हुए थे, ऐसा हो गया। 1 महीना तो टच ही नहीं कर पाए थे, ऐसा था मतलब। अच्छा। हाँ। चलिए, हमने हमारी वैसे सेल्स टीम काफी बढ़ा दी है, और अभी हमारे पास अच्छा। टीम साइज भी काफी बढ़ गया है। वो पिछले साल की बात थी, मैं जब अपने को 1 साल से ज्यादा हो गई है। हाँ, 1 साल से ज्यादा हो गया। ओवरऑल मजा आया सर आपसे बात करके। अब एक चीज ये भी आती है कि एक तो ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉयड लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इनको क्या सजेशन दोगे आप? जो कॉलेज पास आउट कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या सजेशन दोगे? स्किल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर अपना स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो कोई जॉब्स नहीं है। और वैसे भी आजकल ये एआई के जमाने में बहुत सारे जॉब्स एआई टेक ओवर करने वाला है ये 2-4 सालों में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने स्किल पे फोकस करो, कम्युनिकेशन पे फोकस करो, अपना डायरेक्शन सेट करो पहले, क्योंकि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थोड़े से यू नो थोड़े से ऐसे होते हैं कि हाँ बाद में कर लेंगे, अभी तो करियर में जस्ट ग्रेजुएट कर ही रहे हैं, बट ऐसा करते नहीं है। कॉलेज के 2 साल मजे करते हैं और प्रोजेक्ट्स में ही टाइम चले जाता है, फिर उसके बाद वो स्किल कहीं ना एनहेंस। कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट एमबीए बहुत ही बढ़िया चीज है। एक तो आपको 2 साल के एक फोकस एनवायरनमेंट मिल जाता है, और 2 साल आप एक ऐसी जगह में पढ़ते हो जाकर जहां पर बाकी सबको भी जॉब चाहिए, और वहां पर स्किल डेवलपमेंट के काफी काम हो रहा है। आप बन जाते हो 2 साल के लिए, कमिटेड हो जाते हो। तो इसीलिए ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करके 5 लाख to 10 लाख के भीतर में इन्वेस्ट करके अपने करियर के लिए और अपना कुछ इन्वेस्टमेंट स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज में करो आप। हाँ हाँ, एमबीए कॉलेजेस का मतलब स्किल डेवलपमेंट ही है। वो 1.5 साल आपसे स्किल डेवलपमेंट ही करवाते हैं। वहां पर इतने सारे वैल्यूएड सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, करीबन 8 से 10 अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्स करवाते हैं। आपके पास समय नहीं है फिर आपको अलग से वहां कुछ नहीं करना। एमबीए कॉलेजेस के पास 10-10 वैल्यू एड सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाते हैं अपार्ट फ्रॉम द एमबीए प्रोग्राम। इसीलिए कोई एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन से कोई एमबीए करता है तो उसका करियर सेट है। उसके बाद उसको जॉब मिलनी ही मिलनी है, मतलब 90-95% केस में जॉब मिलना ही मिलना है। बॉटम के 5-10% बच्चों का तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं है, उनको टाइम पास करना है, तो उनका तो कहीं प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन बाकी जो टॉप 20% बच्चों का ना बहुत बढ़िया, क्योंकि इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, और इंडिया में बहुत कंपनीज है, अभी 4 से 5 हजार कंपनी कंटिन्यूसली हायरिंग कर रही है। तो अब ये एक सारी कंपनी जितनी स्टार्टअप्स आ गए हैं, 3,000 तो स्टार्टअप्स हैं अभी, इस सबको लोग चाहिए, अच्छे टीम चाहिए। गैप सिर्फ स्किल का है, अदरवाइज वैकेंसी तो हर आपके पास भी वैकेंसी अवेलेबल है, आज की डेट में मेरे पास भी वैकेंसी अवेलेबल है। बात तो सिर्फ स्किल का है। तो अपने आप को स्किल करो, एजुकेशन लो, यूट्यूब से कोर्सेस ले लो, और अगर कोई मेहनत करना चाहता है तो आज उसके लिए 50,000 का जॉब मुश्किल नहीं है, आज के टाइम मिल जाता है। बिल्कुल इजी है, मिल जाता है इजी। और जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो डिजिटल मार्केटिंग में जस्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं, और उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि सीधा बस हमने एजेंसी फाइनल कर ली, एजेंसी हायर कर ली, एड बजट चला गया और लीड्स आ जाए। अब कई बार लीड्स इंटरेस्टेड भी होती है जो मैं देखता हूँ, लेकिन वहां पे वो काउंसलिंग गैप रहता है। हाँ। हम क्या सजेशन देना चाहेंगे कि काउंसलिंग कैसे की जाए? देखिए आजकल एमबीए कॉलेज बहुत स्मार्ट है, वो सब जानते हैं क्या करना है, बट गैप ये कहीं। कॉलेज नहीं, जैसे ऑल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वाले जो लोग हैं, जैसे मान लो कोई नीट जेई का इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, कोई लेट्स से क्लैट का रन कर रहे हैं, कोई कॉलेज रन कर रहे हैं, ये मिक्स जो लोग हैं सारे, बट ये अभी तक उस चीज को नहीं समझ पाए हैं कि जो लीड्स, वो कहते हैं हमारे पास वॉक इन आते हैं 10, तो 10 में से 8 हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक चीज बोलूंगा, फोकस ऑन टीम एंड द ट्रेनिंग। क्योंकि राइट टीम होगा तो ही उस पर मेहनत करिए आप, अगर टीम ही सही नहीं है तो आप चेंज करिए वो काउंसलर को या फिर टीम को। जो अगर काउंसलर सही नहीं है, टीम सही नहीं है, आप उसके पीछे मेहनत किए जा रहे हो, कि रिजल्ट नहीं आएगा। वो तो मैंने बहुत बार 10 सालों में बहुत बार देख लिया। एक एक कैंडिडेट 3-3 साल तक थी, लेकिन कोई चेंज नहीं आया। 3 साल तक हमने कई बार कैंडिडेट को टाइम दिया, मतलब फिर रियलाइज किए अगर आप 3 महीने से ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। 3 months मैक्सिमम यू शुड सी अ कैंडिडेट नॉट परफॉर्मिंग,
हाथ जोड़ लीजिए, उनको बोल दीजिए टेक अ डिसीजन, 90 days और टेक अ डिसीजन। सो ये है, बोलना तो आसान है बट कई बार हम लोग ना जो ओनर्स हमें थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं एंड देन डिसीजन नहीं लेते हैं, बट बार बार हमको ये सीखने को मिलता है कि वो कैंडिडेट आपके लिए फिट नहीं है। पहला है टीम, सेकेंड है टीम आइडेंटिफाई करने के बाद उनको छोड़ मत दीजिए, क्योंकि ये काउंसलिंग का बिजनेस बहुत ही डिटेल्ड बिजनेस है। आपको ना बहुत ही डिटेल में समझाना पड़ेगा काउंसलिंग। जो आप जानते हो सारी चीजें वो पूरी टीम तो नहीं जानती होगी। बहुत समय देकर उनको ट्रेन करिए। और थर्ड हो गया, आप सेल्स करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन सेल्स करने की कोशिश करेंगे बच्चे वहां से भागते हैं। आप वैल्यू दीजिए उनको, बस आप डेमो क्लासेस दीजिए, आप उनके सर्विसेज को फ्री में ऑफर करिए। पहले अगर स्टूडेंट को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपनी सर्विसेज को चेंज करिए या वैल्यू ऐड करिए। तो एक्चुअली हमें अपने पे ही काम करना पड़ेगा, हमारे सर्विसेज पे काम करना पड़ेगा, हमारी टीम, हमारी काउंसलिंग। इट इज नेवर दी एजेंसी, एजेंसी का काम लीड लाके देने का है। आप बस लीड्स लाके देते रहिए, नर्चर करते रहिए, दैट्स इट। बाकी तो फाउंडर्स, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी लीड्स की क्या हो रही है। बिल्कुल। तो वैसे सर, अब इतना आपने 10 साल जैसे रन कर लिया, अब लास्ट क्वेश्चन जो मेरा पर्सनल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जो मैं हर फाउंडर से पूछना चाहता हूँ, आपका विजन क्या है? आप क्या सोच रहे हो आगे? मतलब कहाँ तक इसको लेके जाना चाह रहे हो, या आपके ओवरऑल गोल्स क्या हैं? नहीं, सो पंकज जी, इसमें मेरा बहुत बड़ा विजन 5,000 बच्चों का काउंसलिंग एडमिशन करवाना मेरा विजन बिल्कुल भी नहीं है। वी स्टिल वांट टू बी इनटू द वैल्यू स्पेस, जिसमें कि हम भले ही 300 400 500 स्टूडेंट्स हों, लेकिन वो क्वालिटी वैल्यू देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग। तो हमारा क्वांटिटी मैटर नहीं कर रहा, हमारे लिए क्वालिटी मैटर कर रही है कि हम वैल्यू ड्रिवन काउंसलिंग सर्विसेज दे पाए स्टूडेंट्स को। और उसमें हमारा गूगल मीट सर्विसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो जेन्युइनली जो स्टूडेंट्स, वैल्यू वैल्यू इज योर विजन। वैल्यू, जस्ट कीप ऑन एडिंग वैल्यू, क्योंकि बाकी तो नंबर्स गेम तो फिर वही हो जाएगा कि आप कॉम्प्रोमाइज करने लग जाओगे अपने काउंसलिंग में और अपने सजेशंस में, रिकमेंडेशंस में, और फिर वो बहुत बड़ा विजन लेकर हमारा वैसा क्वांटिटी नंबर्स नहीं है। सो लाइक वॉट एवर वी आर डूइंग, टू वी वांट टू डू इट इन अ मोर इन अ बेटर वे एंड ऑर्गेनिकली इसको ग्रो कराना चाहते हैं नाउ। एंड बाकी आई होप कि स्टूडेंट्स राइट डिसीजन ले पाए अपने करियर के लिए, इवन इफ इट्स numbers are low, but we want to add up to our own value. ओके, ओके, ग्रेट। इस वैल्यू वाले में कई बार ऐसा कभी हुआ कि पीछे से कोई एक स्टूडेंट आया, यार आपने मुझे सही काउंसलिंग नहीं दी या मुझे सही कॉलेज नहीं सिलेक्ट कर, होता है। ऐसा? हाँ हाँ कितना बिल्कुल। परसेंटेज? परसेंटेज बहुत कम है हमारा। अपना एमबीए का ये तो है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डिससेटिस्फैक्शन इज वेरी लो, इट्स एज लो एज 3% यू कैन सी। ओके, 3%। तो वो कम है परसेंटेज, वो तो स्टूडेंट्स कहीं भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं कंप्लेन नहीं करेंगे, वैसा होता है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे ना, 90-95% स्टूडेंट्स आर हैप्पी जहां जहां वो गए हैं, और एटलीस्ट हर एक के हाथ में एक जॉब है और अच्छे जॉब है, मतलब दैट इज अ थिंग। तो वैल्यू प्रोपोर्शन हमारा काफी अच्छा है, क्योंकि हमारा कॉलेज रिकमेंडेशन काफी अच्छा है और सेटिस्फेक्शन लेवल स्टूडेंट से काफी अच्छा है, इसलिए हमारे गूगल रिव्यूज काफी अच्छे हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी बाय हेल्पिंग देम, सजेस्टिंग देम, रिकमेंडिंग देम, क्योंकि वो 2 साल के बाद भी हमारे ऑफिस आते हैं, बात करते हैं, मिठाई लेकर आते हैं, हमारा प्लेसमेंट हो गया, नो गुड विशेस, बेस्ट विशेस बोलने आते हैं। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट इन आवर जब वो मिठाई आती होगी तब वो बहुत अच्छी फीलिंग। ये बहुत बहुत बच्चे आए हैं, सर हमारा 10 लाख का पैकेज लगा है, हमारा 12 लाख का पैकेज लगा है, हमारा 6 लाख का पैकेज लगा है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो जाने के बाद रियलाइज करते हैं कि अगर हम नहीं होते तो उनको वो कॉलेज रिकमेंडेशन नहीं मिलता, और फिर वहां से उनका करियर हो सकता कुछ अलग ही ट्रैजेक्टरी पकड़ता। तो वो वहां पर बहुत खुश होते हैं हमारे सर्विसेज से। तो हमारी टीम को भी वो अलग ही एनर्जी मिलती है कि चलो नाइस कि अपना एमबीए के रिकमेंडेशन से कई बच्चों का करियर बन रहे हैं। सो दैट वे वी आर आल्सो वेरी हैप्पी इन दैट। बढ़िया। और एज अ, जैसे आप ये एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और जिसमें आपका पेमेंट साइकिल भी बहुत डिफरेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है वो? बहुत टफ है, आज तक भी नहीं हो रहा है। आज तक भी नहीं हो रहा, बहुत टफ है, जिसके बारे में तो हमें किसी को हायर करना पड़ेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी टफ, आज तक भी नहीं हुआ। तो इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, इट्स वेरी ये सब बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ भी होता है।
कि अगस्त तक सारे एडमिशन्स होते हैं, तो उनके पास एक अच्छा चंक आता है। लेकिन अगर उनसे 4 महीने बाद वापस बात करो या 5 महीने बाद करो, तो उसके बाद वो वापस उसमें जो है मैनेजमेंट चीजें मैनेज नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा उनके लिए एक क्वेश्चन था कि भी वो कैसे मैनेज आई की। डोंट नो, हमें उनसे सीखना है, बाकी इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। इट्स अ वेरी टफ जर्नी। चलो, अब प्रवीण जी, मेरे हिसाब से आप एक बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए। नाउ लेट्स मूव टू अ सरप्राइजिंग एलिमेंट। हमारे पास एक रैपिड फायर राउंड है जस्ट फॉर, जिसमें आपको क्या करना है कि आपके माइंड में जो पहली चीज आए उस क्वेश्चन को सुनते एज क्विक एज पॉसिबल आंसर करना है। तो सबसे पहले पहले तो स्टूडेंट्स के लिए, नेम द बेस्ट सिटी फॉर एन एमबीए टुडे एंड व्हाई। बैंगलोर, बिकॉज मौसम बेस्ट है और सारे स्टार्टअप्स वहीं पर हैं, इकोसिस्टम बना हुआ है और बेस्ट पॉसिबल कॉलेज अवेलेबल है, लो कॉस्ट की। ओके, इफ नॉट एन कंसल्टेंट व्हाट वुड यू हैव बीन डूइंग एंड व्हाई। स्पिरिचुअल लीडर। क्योंकि बाकी संसार में अगर हम आए हैं तो कुछ वैल्यू देके जाना चाहिए। तो जैसे कि आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय ऑल आवर स्पिरिचुअल गुरुज लाइक सदगुरु एंड ओशो एंड श्री श्री रविशंकर जी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि संसार में आए हैं तो कुछ वैल्यू देके जाना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी इन इट्स ऑथेंटिक सेंस वो बहुत मिसिंग है और आने वाले जमाने में वही टेक ओवर होने वाला है। तो आई थिंक I would have been into spirituality into my. Okay. So name 3 celebrities in the education ecosystem you would invite for a group discussion. Can be global too. एजुकेशनल इकोसिस्टम के सेलिब्रिटी। 3 celebrities जिनको आप इनवाइट करना चाहोगे फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। ओके, सो आई थिंक सबसे पहले आई मीन इट नीड्स टू बी सेलिब्रिटी और द एडुकेटर्स यू वांट। सेलिब्रिटीज एज इन जो बड़े बड़े, जो एजुकेशन स्पेस में जो बड़े लोग हैं, जैसे कि कैन बी अ कॉलेज ओनर और कैन बी अ चेयरमैन, सो एनी वन, और उससे भी बड़े कोई वो अगर फिलॉन्थ्रोपिस्ट। सबसे पहले पहला एक हमारे हम डीवाई पाटिल के लिए काम करते हैं एंड विजनरी लीडर है उनके, डॉक्टर अमोल सर फ्रॉम डॉक्टर डीवाई पाटिल बिजनेस स्कूल। आई मीन इज अ विजनरी एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो। तो वो एक है पुणे से। एक पल्लवी मैम है फ्रॉम आईएसएमई बैंगलोर, शी फ्रॉम मॉडल बिजनेस स्कूल एंड अगेन शी इज अ विजनरी। और उनका जो स्टूडेंट्स के प्रति जिस तरीके से वो ट्रेन करते हैं, आई एम बैंगलोर कल्चर लेके आते हैं, वो हो गए। और तीसरे में अगर आप मुझे पूछे तो हम किससे मिले थे रिसेंटली, रितेश जी से मिले थे। अगेन जो आई एम बैंगलोर के एलुमनाई है फ्रॉम जीआईबीएस बिजनेस स्कूल बैंगलोर। आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिज विजन एंड द वे इज ट्रेनिंग एंड ग्रोइंग स्टूडेंट्स। ये थ्री एक ग्रुप डिस्कशन बहुत बढ़िया डिस्कशन हो सकता है। ओके, ग्रेट। एंड हाउ वुड यू नेम अपना एमबीए डिफरेंटली। हाउ डू आई नेम अपना एमबीए डिफरेंटली? अपना भरोसा अपना एमबीए, ये हमारा टैगलाइन रहता है। और बाकी डिफरेंटली बस एमबीए करना है तो अपना एमबीए के पास चलो, मैं यही बोल सकता हूँ। How much do you spend on digital media yearly? आई थिंक 15 to 20 लाख रुपीज। 20 lakh rupees. Okay, चलो। And name 3 people who inspire you. तो सबसे पहले द पीपल हु इंस्पायर मी थे रॉबिन शर्मा है, बिकॉज द वे इज डिलीवरिंग इज लेक्चर्स इज अमेजिंग। एंड सेकेंड आप बोल सकते हैं ओशो, spiritual leader, and nothing comes near to him as a life के direction देने के लिए। Third person who is inspiring me, um, I think अभी मुझे दो ही याद आ रहे हैं। थर्ड यू कैन से जो एजुकेशन स्पेस में जो बड़े बड़े विजनरीज बन गए, आई मीन ऑल दीज पीपल what they are doing is amazing. I mean, educational space के जो leaders हैं बड़े बड़े, I mean the way Amity University and these people have grown up and they're shaping India's future, एक तरीके से education इनके हाथ में है. So these all people really inspire. Okay, great. And your thoughts on media world? Oh yeah, exceptional. क्योंकि आपका एक विजन जो है ना कि ओनली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए फोकस्ड अप्रोच, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है कि यू आर इनटू
lead generation king, lead nurturing king, overall creating ecosystem, funnel creation, and focusing only on education institutions. So I think we are very happy with what you have delivered, and I hope you help all the education institutions in coming future also to shape up their funnel creation and value creation. डेफिनेटली, थैंक यू. सो अब जो हमारा वैसे सेशन, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन. सो थैंक यू मिस्टर प्रवीण जी फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड insights on education consulting and digital adoption in the industry. And I hope this help our viewers also to make the right career decisions, achieve greater heights in their business also. So thanks for leaving a productive impact on all of us. So thanks. Welcome, Pankaj ji. I'm also very happy to share my insights, and I'm very happy to collaborate with you for this. Thank you.